So in this video we are going to study about viscosity of liquids. Now before I start with the discussion about viscosity of a liquid, I would like you all to just simply watch this particular video and just observe certain important events that are exhibited by this particular video. अगर बच्चों तुम यहाँ पर ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि एक स्टिरर है और इस स्टिरर की मदद से मैं ग्लास के अंदर रखे हुए पानी को रोटेट कर रहा हूं और जिसकी वजह से एक वॉर्टेक्स जो है इस पानी में क्रिएट हो रहा है। और अब जो की ऑब्जर्वेशंस हैं इस पूरे वीडियो की मैं उनको जरा सा हाईलाइट कर दूं ताकि आप उन बातों को समझें और सोचें। तो मैं चाहूंगा कि whenever you are watching this video you should pause the video to first rethink about what is being exhibited in this video। तो बच्चों जैसा कि तुम देखोगे जैसे मैं स्टिरर को रोटेट करना चालू करता हूं तो पानी के अंदर ये वॉर्टेक्स या टॉर्नेडो टाइप का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और जैसे ये स्टिरर लाल रंग का ये स्टिरर रुकता है बच्चों, ठीक थोड़ी देर के बाद इस पानी के अंदर ये जो भंवर बन रही है, टॉर्नेडो बन रहा है या वॉर्टेक्स बन रहा है, ये भी रुक जाता है। इट कम्स टू स्टैंड स्टिल। तो पहला क्वेश्चन मेरा जो दिमाग के अंदर आता है वो ये है कि भाई ये पानी जो टॉर्नेडो में बन रहा था या जो भंवर पानी में बन रहा था, इस भंवर को रोका किसने? क्योंकि न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन के लॉज के अनुसार जब भी कोई भी चीज, कोई बॉडी, कोई पार्टिकल मोशन में रहकर ला दी जाती है तो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन। दिस इज व्हाट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो एक बार मैंने बॉडी को मोशन में ला दिया तो बॉडी मोशन में रहती है कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी को रेस्ट पर नहीं लाती। तो बच्चों यहां पर स्टिरर की मदद से मैंने पानी को रोटेट तो कर दिया और जब पानी एक बार रोटेट हो गया तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये रुका क्यों जब स्टिरर रुक गया? यानी अगर ये रुका तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा था जिसने इन लेयर्स ऑफ द लिक्विड को या जो लिक्विड के पार्टिकल्स मोशन में थे इनको स्टॉप तो जरूर किया होगा। तो वो कौन सा ऐसा फोर्स है जिसने इसको स्टॉप करने में मदद दिया? पहली बात। दूसरा, उस फोर्स का नेचर कैसा होना चाहिए? क्योंकि फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है, यानी ये जो भी फोर्स होगा इस फोर्स को हम रेजिस्टिव फोर्स की तरह देखेंगे क्योंकि वो चलते हुए बॉडी को स्टॉप कर दे रहा है। और बच्चों जो तीसरी चीज है जो मैं चाहूंगा या दूसरी चीज है जो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो से सीखें वो ये है कि अगर आप देखेंगे कि स्टिरर की वजह से जो ऊपर के लेयर्स हैं लिक्विड के, वो लेयर्स ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू कि जो नीचे जो लेयर्स हैं लिक्विड की। अगर मैं इस पूरे ग्लास में भरे हुए पानी को डिफरेंट लेयर्स में ऑब्जर्व करूं तो मैं क्या पाता हूं कि ऊपर की लेयर पे ज्यादा डिस्टरबेंस ऑब्जर्व हो रहा है, वहां पे ज्यादा बड़ा वॉर्टेक्स क्रिएट हो रहा है इन कंपैरिजन टू जो नीचे के लेयर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम एक चीज को जरा माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हम पा क्या रहे हैं यहां पर कि जो लेयर्स ऑफ द लिक्विड है, जो बॉटम पे लेयर ऑफ द लिक्विड है, जैसे ये अगर मैं पॉइंट बना दूं यहां पर, जो ये लेयर ऑफ द लिक्विड है वो पॉइंट या वो लेयर एट रेस्ट है। बॉटम मोस्ट लेयर जो है बच्चों वो देख पा रहे होंगे वो बिल्कुल नहीं मूव कर रही, वो कैसी है? वो एट रेस्ट है। और जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा हूं तो मैं क्या पा रहा हूं? यहां पर ऊपर की लेयर्स को ज्यादा तेजी से मूव करते हुए देख पा रहा हूं। तो बच्चों ये जो पॉइंट है देखो, ये ऑलमोस्ट यहाँ का लेयर ऑफ द लिक्विड जो है वो रेस्ट पे है और जैसे जैसे मैं बॉटम से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा हूं, मैं यहाँ आ जाऊं, इस लेयर पे आ जाऊं या इस लेयर पे आ जाऊं या इस लेयर पे आ जाऊं, मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखिएगा। तो आप पाते क्या हैं कि एज आई मूव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप you would find that the layers of the liquid are developing different velocity. At this bottommost point, let's say the velocity is at rest. The layer, this particular liquid particle do not possess any velocity. But जरा सा मैं ऊपर जाता हूं बच्चों, देखो यहाँ पर कुछ velocity आ जाती, और ऊपर जाता हूं तो मैं क्या पाता हूं कि यहाँ पर velocity आ रही है ज्यादा, उससे ज्यादा। देख पा रहे हो यहाँ पे मैं
देखिए इस पॉइंट पे जाता हूं तो देखिए यहां पे और ज्यादा वेलोसिटी, तो एज वन इज मूविंग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, you would be able to find that these layers of the liquid are developing difference different velocities. यहाँ पे कुछ उससे ज्यादा v1, यहाँ पे v2, यहाँ पे v3 and so on. So as one goes from the bottom towards the top, the layers of the liquid has got different velocity and it keeps on increasing. तो बच्चों अगर मैं इस हाइट को z से डिनोट करूं, ठीक है, ये हाइट, ये इस लेयर की हाइट, ये वाली लेयर की हाइट, मैं इस लेयर की बात कर रहा हूं, तो मैं इस लेयर की हाइट को अगर मैं z बॉटम से इसकी हाइट z डिनोट करूं, और इसके जो नेक्स्ट लेयर की हाइट है बच्चों उसको अगर मैं z प्लस सम एक्स्ट्रा डेल्टा z से डिनोट करूं, और मैं कहूं कि ये वाला लेयर किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, तो ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी और उससे ज्यादा है, तो वो v के बजाय वो किससे चल रहा है, थोड़ा इंक्रीज कर लिया वेलोसिटी, तो डेल्टा v से चल रहा है, तो मैं क्या पाऊंगा कि इन दोनों लेयर्स ऑफ द वेलोसिटी के बीच में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड. डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड क्या है बच्चों, इसे हम कह रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो हम पाते क्या है कि जब हम किसी भी लिक्विड में मोशन को डेवलप करते हैं तो उनके जो लेयर्स ऑफ द लिक्विड है उनके बीच में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, जो इस डायग्राम से बहुत क्लैरिटी से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो बॉटम मोस्ट लेयर थी वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे थी, वो बिल्कुल नहीं मूव कर रही, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे इन लेयर्स ऑफ द लिक्विड में वो वेलोसिटी में डिफरेंस होगा. नीचे की लेयर ऑलमोस्ट रेस्ट पे होगी, ऊपर की लेयर और तेज चलना चाहेगी, ऊपर की लेयर और तेज चलना चाहिए, और टॉप मोस्ट लेयर मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रही होगी बच्चों. तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से नोट कर लें कि देयर एग्जिस्ट अ velocity gradient among the layers of the liquid. So there exists velocity gradient. अब velocity gradient क्या हुआ बच्चों, change in velocity with height or distance. This is change in velocity with height or distance. तो अब तक की जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो एक तो ये थी कि पूरा का पूरा बल्क ऑफ द लिक्विड मोशन में नहीं आता है, लेयर्स में लिक्विड मूव करता है, जिसमें बॉटम मोस्ट लिक्विड जो है, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड जो है वो ऑलमोस्ट एट रेस्ट रहता है, ठीक है, और उसकी वजह से बच्चों एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप करने लग जाता है अमंग द layers of the liquid. So students, from our demonstrative video what we learned about the flow of real liquids कि real liquids के flow के अंदर कोई एक resistance मौजूद है जो इस flow को perpetually नहीं चलने देता, हर समय throughout the time के लिए नहीं चलने देता, slowly and slowly उस flow को resist करता है और liquid के flow को आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ब्रिंग्स टू रेस्ट. तो और दूसरी चीज हमने क्या नोटिस करी कि जो फ्लो ऑफ द लिक्विड है वो लेयर्स में है, और जब वो लिक्विड का लेयर्स मूव करते हैं देन देयर एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टिव फोर्स इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड जो उसके फ्लो को अपोज करेगा. और ये जो फिनोमेना ऑफ अपोजिशन है बच्चों, इसी फिनोमेना को हम लोग विस्कोसिटी का नाम देंगे. तो द फिनोमेना ऑफ ऑफरिंग रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज गोइंग टू बी रेफर्ड बाय अस एज विस्कोसिटी. सो स्टूडेंट्स, ये जो विस्कस फोर्स एग्जिस्ट किया इन लेयर्स ऑफ द लिक्विड के बीच में, उसको न्यूटन साहब ने डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया, और उन्होंने कहा कि ये जो विस्कस फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जो रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड को अपोज करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द लेयर्स ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट.
तो बच्चों जो पहला ऑब्जर्वेशन जो न्यूटन साहब ने बताया या दिया, वो क्या कहा कि जो फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स या जो रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है और जो अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशन ऑफ द लेयर्स ऑफ द लिक्विड को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द लेयर्स इन कांटेक्ट के। तो जो भी ये जो एरिया है लेयर्स ऑफ द लिक्विड का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और जो दूसरी बात उन्होंने बताई बच्चों, वो क्या बताया कि जो ये विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग एग्जिस्ट करेगा, यानी वो रेजिस्टिव फोर्स या इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स जो कि रिलेटिव मोशन ऑफ द लेयर्स ऑफ द लिक्विड को अपोज करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तुम्हें याद होगा, अभी हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था और देखा भी था कि जो नीचे का लेयर था वो ऑलमोस्ट एट रेस्ट था, और जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते थे तो हमारी लेयर्स ऑफ द लिक्विड की वेलोसिटी इंक्रीज करती थी। तो किसी एक पर्टिकुलर हाइट z पे अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक लेयर किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, और थोड़ा सा उसके ऊपर जो दूसरा लिक्विड है, उसकी जो दूसरा लेयर ऑफ द लिक्विड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो v प्लस डेल्टा v है, और जो वो हाइट है वो z प्लस डेल्टा z पे है, तो इनके बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा बच्चों, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा डेल्टा v बाई डेल्टा z हो जाएगा। तो न्यूटन साहब ने क्या पाया कि जो ये विस्कस फोर्स है या विस्कस ड्रैग है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के, तो यानी डेल्टा v बाई डेल्टा z के। और इस बेसिस पे उन्होंने विस्कस फोर्स को डिफाइन किया एज Fv इज इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डेल्टा v बाई डेल्टा z, जिसमें ईटा जो था बच्चों वो कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, उसे कहते हैं, सॉरी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट हो जाती है kg पर मीटर पर सेकेंड, kg पर मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसका डायमेंशंस जो होगा वो डायमेंशंस हो जाएगा, डायमेंशंस हो जाएंगे ml-1 t-1। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसके डायमेंशंस के, इसके SI यूनिट को। अच्छा, अब यहीं से अगर F एरिया ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड अगर वो 1 मीटर स्क्वायर हो और वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 पर सेकेंड की हो, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो विस्कस फोर्स के बराबर हो जाता है। अब यही हमें हेल्प करेगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करने के लिए, और हम इसी की मदद से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करते हैं एज द tangential force existing between any two layers of a liquid which will be able to maintain a unit velocity gradient between two parallel layers of unit area of liquid। तो बच्चों coefficient of viscosity कैसे डिफाइन हुआ? It is defined as the tangential force existing between the layers of liquid which is going to provide us with a unit velocity gradient between two layers of unit area. So that is how you define the coefficient of viscosity of the